पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय, आप दोनों का ही स्वागत है। मनोज, एग्रीकल्चर कमोडिटी से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी उठापटक देखने को मिली है। खरीफ का प्रोक्योरमेंट जारी है और दूसरी तरफ यहाँ पर त्योहारों की मांग भी है, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी देखने लायक है। इन सब के बीच एग्री कमोडिटीज में क्या हो रुझान? बना हुआ है और ऐसे में खरीदारी की रणनीति रखेंगे। मसाला पैक में धनिया नवंबर वायदा में खरीदारी की जा सकती है। 6,680 से 700 के रेंजेस में खरीदारी करें। 6,620 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य रखें 6,800 से 6,850 के बीच में। वहीं दूसरी जो है पीक रहेगी कपास अप्रैल वायदा में। यहाँ भी 1116 के स्तरों के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 1108 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य रखें 1134 और 1140। खरीदारी की राय यहाँ पर जारी है एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। प्रियांक, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले बाजार थोड़े से यहाँ पर तंग होते हुए नजर आए हैं, थोड़े से चौपी होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग निशा जी। जिस तरह से कमोडिटीज मार्केट्स अभी एक नैरो रेंज में है, स्पेसिफिकली अगर मैं बुलियन की बात करूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जो कंसोलिडेशन हो रहा है इवेंचुअली ये जो ब्रेकआउट होगा वो हायर साइड पे होगा। तो यहाँ पे हमारी बाई की सलाह रहेगी। 50,650 के आसपास इसे बाई किया जा सकता है। 50,250 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 51,400 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे गोल्ड में। दूसरे पिक हमारी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी। हमने देखा है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स अच्छे तरीके से एक अपवर्ड मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली कॉपर की बात करूं तो कॉपर अट्रैक्टिव दिखता है फॉर 540 545 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो यहाँ पे भी बाई किया जा सकता है। 527 के आसपास 521 का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 540 के आसपास के रहेंगे। सोने में और कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की राय नॉन एग्रो स्पेस में है, लेकिन आज का थीम हमारा डिस्कशन का कैस्टर में है और काफी समय के बाद हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की है। जोरदार तेजी यहाँ पर बरकरार है। पिछले 2 हफ्ते में अगर देखें तो भावों में करीबन 200 रुपए का उछाल देखने को मिला है। चीन से अच्छी डिमांड और इस बार फसल कम आने की उम्मीद से कीमतों में जोरदार तेजी है। ऐसे में किन फंडामेंटल्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे किस तरह की मांग रह सकती है, भावों पर क्या रुझान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रॉयल कैस्टर प्रोडक्ट्स के हरीश व्यास और अडानी विलमार के शैलेश बल्दा जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हरीश जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के फंडामेंटल्स फिलहाल हैं, कितनी कमी इस बार बुआई में देखने को मिली और अब फसल को लेकर क्या उम्मीदें हैं? बुआई में मैडम कम से कम 15 से 17% की मैं देख रहा हूं कि बुआई कम है। हालांकि बारिश अच्छी है तो थोड़ी बहुत कमी तो इसकी ईल्ड के हिसाब से फर्क पड़ेगा, लेकिन डिमांड जो है वो इस समय बरकरार है। जो सोचा था लोगों ने उससे बढ़कर ही निकली है और जो सेंटर्स में कोविड का इम्पैक्ट था वहां से भी डिमांड कंसिस्टेंटली जारी है। तो अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की यहाँ पर हरीश जी बात करें तो किस तरह की फसल है और सामने किस तरह की मांग है और पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड क्या है? ये साल का अगर बैलेंस शीट हमने देखा था तो करीबन हमारे पास 22 लाख टन का बैलेंस शीट था जी। और आज देखे तो हमारे पास अक्टूबर ओपनिंग देखे तो करीबन 8.5 था, तो विच इज वो तकरीबन सही है। लेकिन सामने कंजम्पशन जो एक्सपेक्टेड था कि 15.5-16 होगा, उसके बदले में होगा 17.5-18। तो कैरी थोड़ा एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा। और क्योंकि अगली साल जो 19 की फसल थी ये साल में वो एक्सपेक्टेड है विल बी बिटवीन 15 एंड 16, तो थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा और इसी वजह से थोड़ा मार्केट में प्रेशर रहेगा। शैलेश, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन आपको भी नजर आती है, क्योंकि जैसे हरीश जी कह रहे हैं 15-16 लाख टन के बीच में है, एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे नजर आते हैं और चाइना की तरफ से अब क्या क्यूज हैं? नमस्कार मनीषा जी, अगर एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कैस्टर ऑयल में, जो हम पहले साल की शुरुआत में हम 10% नेगेटिव सोच रहे थे, तो अगर हम 1 अक्टूबर तक का एक्सपोर्ट देखते हैं तो 4,80,000 टन हुआ है कंपेयर टू 4,25,000 टन लास्ट ईयर 9 महीने में। तो 13% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये स्विंग हुआ है। इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो चाइना है। चाइना ने लास्ट ईयर 1,80,000 के सामने
2,25,000 टन लिया है, तो ज्यादातर पोर्शन चाइना ने कवर किया। चाइना परसेंटेज टर्म्स में वो 25% ज्यादा है लास्ट ईयर से, पहले 9 महीने में। यूरोप और यूएस और दूसरे सेगमेंट की बात करें तो उनमें 5% की बढ़ोतरी है पिछले साल के मुकाबले। आगे 3 महीने में भी ये लेना जारी है, अभी भी चाइना अभी कंटिन्यूअस लेता जा रहा है। जिस हिसाब से उनका बाइंग है उस हिसाब से लगता है इस साल का एक्सपोर्ट 6 लाख टन के ऊपर जाएगा, वर्सेस लास्ट ईयर जो 5,45,000 टन था। तो एक्सपोर्ट्स डिमांड अच्छी है, विच इज ड्राइविंग द प्राइस हाई, और उसके सामने सप्लाई लिमिटेड है। माल अभी किसान के पास ज्यादातर है, जो छूट नहीं रहा है उसकी वजह से प्राइस तेज करके लेना पड़ रहा है। सो देयर इज स्पोर्ट का डिमांड सप्लाई टाइट सिचुएशन। मुझे याद है हरेश जी, जब हम कैस्टर कॉन्फ्रेंस में मिले थे तो सबने यही कहा था कि भाव इस बार बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बुआई का इलाका कम रहने की उम्मीद है, और काफी हद तक वही हमने देखा भी है। लेकिन पिछले 2 सालों को अगर देखें, और जहां तक कैस्टर की बात है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। पिछले साल बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली कैस्टर के भावों में, और पिछले 2 महीने में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, और इसमें भी स्पेशली पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, आपको क्या लगता है, क्या ये वॉलेटिलिटी कायम रहेगी, और आप किस तरह के भाव देखते हैं आगे जाता हुआ? मार्केट फोर्सेस देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मनीषा जी कि सिचुएशन जो लोगों ने सोची थी एज इंडस्ट्री, एज ए ट्रेड बॉडीज, वो सिचुएशन हालांकि बनी नहीं, और डिमांड जो है वो ज्यादा रही, और जो सेक्टर्स में कम होनी थी वहां पे कंसिस्टेंट रही। ये फैक्टर है। और दूसरा ऐसा है कि जो स्टॉक्स नॉर्मली इंडस्ट्री के पास रहते हैं और ट्रेडर्स के पास रहते हैं, उससे विपरीत परिस्थिति है कि इस टाइम स्टॉक्स जो है ये फार्मर के पास है। और फार्मर मैं नहीं चाहता हूँ, बिकॉज अभी दूसरी फसलें आ गई है, जैसे मूंगफली आ गई है, कॉटन आ गई है, तो इतना उत्सुक रहेगा कैस्टर लाने के लिए। तो आने वाले दिनों में भले भाव कितने भी हो जाएंगे, जो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कैस्टर की अराइवल बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे दिख रहा है कि जो शिपर्स का कमिटमेंट है नवंबर दिसंबर के लिए, उतना स्टॉक उनके घर में है या नहीं है, कि वो फार्मर पे डिपेंड रहने वाले हैं कि मिलेगा और लेके उसको शिप करेंगे। तो ये दो तीन जो फैक्टर है। और चाइना, जैसे शैलेश जी ने बताया कि चाइना मैं तो ऐसे बोलूंगा, क्योंकि कोई लेवल नहीं रहेगा, फिर भी ये लोग ले रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर तो ज्यादा रहने वाला है। और आमदनी में कोई इम्प्रूवमेंट होने की मेरे को तो मतलब आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेके प्रेशर बना रहेगा भावों पे। शैलेश जी, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि भाव आगे जाके यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्टेड रह सकते हैं? और जैसे हरेश जी ने भी कहा कि सरप्राइज इस वक्त यहाँ पर डिमांड की तरफ से है, जो हमने बेहतर देखी है इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन से, और क्योंकि स्टॉक यहाँ पर किसान ने होल्ड किया है और उसके पास शायद होल्डिंग कैपेसिटी भी हो इस वक्त, यहाँ पर जिस तरह से भाव बढ़े हैं शायद वो और बेहतर भाव देखना चाहते हो। आप कैसे देखते हैं आगे जाके भावों को? मेरे हिसाब से डिमांड तो सरप्राइजिंग है ही, डिमांड जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही है। सप्लाई में भी जिस हिसाब से पहले के सालों में जैसे भाव बढ़ते थे, कुछ प्राइस इंक्रीज होता था, तो उस हिसाब से आवक भी बढ़ती थी, इक्वाली भी बढ़ती थी, क्योंकि जो स्टॉक हुआ करता था वो स्टॉकिस्ट के पास या इंटरमीडिएट के पास या इंडस्ट्री के पास रहता था। इस साल किसान के पास रहने से, और ताकि क्योंकि ये सीड प्राइस अभी भी लो है जो कंपैरिजन में दूसरे एग्री कमोडिटीज के प्राइस के हिसाब से, तो वो जैसे हरेश भाई ने बताया उत्सुक नहीं है बेचने को। तो इसमें भी सरप्राइजिंग है, इतना भाव बढ़ने के बाद भी कोई आमदनी में कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा है, और आगे जाके भी ये रहेगा, क्योंकि हमारे को अभी ये करंट फसल से हमको आगे के फरवरी तक निकालना है। ये साल के कैरी फॉरवर्ड 4 से 5 लाख टन होगा, बट जनवरी फरवरी भी निकालना है। तो अगर 5 लाख से कोई भी स्टॉक लेवल कम रहता है तो वो बुलिश फैक्टर माना जाता है जी। तो उस हिसाब, मेरे हिसाब से ये प्राइस नीचे जाने की संभावना कम है, ऊपर जाने की ज्यादा।
चलिए, तो यानी कि इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव यही है कि भाव यहां से कैस्टर के और भी चढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सरप्राइज है इंडस्ट्री को यहां पर, जिस तरह के फंडामेंटल्स प्ले आउट हुए हैं, और इसका फायदा यहां पर प्राइसेस आगे जाके उठा सकते हैं। मनोज जी से कैस्टर पर ऑफकोर्स कॉल लेंगे, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज जो आपके स्क्रीन पर है उसको यहाँ पर एड्रेस कर लेते हैं। प्याज के बारे में हम पहले भी काफी बात करते रहे और सरकार की तरफ से यहाँ पर काफी स्टेप्स उठाते हुए देखे हैं हमने। सरकार ने यहाँ पर प्याज को लेकर स्टॉक लिमिट लगाई है, एक्सपोर्ट्स बैन किया है, बफर स्टॉक में से भी यहाँ पर प्याज दिया है, और अब ये लेटेस्ट स्टेप सरकार की तरफ से आता हुआ प्याज की कीमत कम करने के लिए इंपोर्ट का फैसला भी यहाँ पर अब लिया गया है। करीब करीब 1 लाख टन प्याज यहाँ पर इंपोर्ट करने की बात की जा रही है प्याज की कीमतों को कम करने के लिए, और प्रतिदिन 4000 टन प्याज यहाँ पर भारत में लेके आया जाएगा। बात भी की जा रही थी कि ईरान से यहाँ पर काफी हद तक प्याज को इंपोर्ट किया जाएगा, तो क्लियरली वो एक फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ। प्याज के दाम आपको याद होगा पिछले हफ्ते 80 से 100 रुपए प्रति किलो के दाम छूते हुए नजर आए थे, लेकिन प्याज की कीमतों को कम करने के लिए अब एक लेटेस्ट फैसला यहां पर इंपोर्ट का भी सरकार ने उठाया है। कैस्टर पे मनोज जी आपको क्या लगता है, क्योंकि वही बात हम यहां पर पहले कर रहे थे और इंडस्ट्री को लगता है कि तेजी यहां पर भावों में बरकरार रह सकती है, आप किन टारगेट्स को यहां पर देखते हैं? बिल्कुल, काफी समय से दायरे में कमोडिटी कारोबार कर रही थी और अभी पिछले 2 हफ्तों से अच्छी अपमूव देखने को मिली और 4300 के जो रेजिस्टेंस थे वो भी ब्रेक हुए हैं टेक्निकली। 6 महीने की बात करें तो यहाँ 20% से अधिक के रिटर्न ये कमोडिटी ने दिए हैं, तो ये जो पॉजिटिव मोमेंटम बना है मेरा मानना है कि थोड़ा एक्सटेंड होगा। और क्लियरली मोमेंटम यहाँ पर ऑन द हायर साइड है और उसका फायदा हमने कैस्टर के प्राइसेस में आता हुआ देखा भी है, और खरीदारी की राय यहाँ पर मनोज की तरफ से भी है। 44-50 के लेवल्स या टारगेट्स के लिए वो यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। त्योहारों पर केरला सरकार ने लेकिन एक किसानों को शानदार तोहफा दिया है। केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिससे राज्य के अंदर फसल, केरल सरकार एज ऑफ नाउ 21 फूड ग्रेन्स के लिए एमएसपी देती ही है, लेकिन अब इसके एडिशनल यहाँ पर 16 सब्जियों और जो वेजिटेबल्स हैं इनके ऊपर भी एमएसपी तय किया गया। टेपियोका, केला, पाइनएप्पल, टमाटर, बीन्स, गार्लिक, ऐसी कई सारी जो सब्जियां हैं और फल हैं, इनके ऊपर किसानों की लागत खर्च से 20% ऊपर एमएसपी फिक्स की गई है और ये 1 नवंबर से लागू होगी। योजना के लिए केरल सरकार ने 35 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है इस साल के लिए, और योजना के तहत केरल सरकार 1000 स्टोर्स भी खोलेगी। तो ये पहली राज्य सरकार है जिसने सब्जियों और फलों पर भी अब एमएसपी तय किया गया है, और अगर इसके नीचे यहाँ पर बिकवाली होगी तो केरला सरकार खुद इसे खरीदेगी और 1000 स्टोर्स के थ्रू फेयर प्राइस पे इसे बेचने की भी योजना है। तो क्लियरली एक पहल होती हुई यहाँ पर केरल की तरफ से। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, आगे लेकर आएंगे दर्शकों के सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है, और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ मनोज जैन जी अशोक नगर एमपी से यहाँ पर फोन लाइन पर हैं। मनोज जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम मेरा सवाल चने पे है जी। चने पे क्या करना चाहिए? मेरे पास क्या हाजिर में अभी चना रखा हुआ 400 से 500 टन। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें को सेल करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए? और मनोज आप कब तक यहाँ पर इसे होल्ड कर सकते हैं अगर आप रुकना चाहें तो? अभी 2-3 महीने तो कर सकते हैं मैडम। ठीक है, मनोज जी का सवाल यहाँ पर सीधा मनोज जी को ही। और मनोज जी क्या लगता है आपको, ये होल्ड कर सकते हैं? इनके पास 400-500 टन चना पड़ा हुआ है और 2-3 महीने की होल्डिंग है। मेरे हिसाब से वर्तमान स्तरों पर एक बार पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुअर का जो इंपोर्ट है उसकी भी डेडलाइन को एक्सटेंड किया है, और जिस तरह से खाने की जो चीजों में कीमतें बढ़ती हुई दिखी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि वर्तमान स्तरों पर एक बार पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। यहाँ वर्तमान स्तरों से जो है आने वाले दिनों में 200-300 रुपए के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं चना की कीमतों में। तो 5400, 5500 अच्छे लेवल से एक बार इन स्तरों पर पोजीशन को एग्जिट करें। चलिए, यानी कि 5400-5500 तक के स्तरों में आपको मनोज जी यहाँ पर चने में से निकल जाना चाहिए। उसके बाद सरकार की यहाँ पर नजर है, बहुत ज्यादा भाव उसके ऊपर बढ़ेंगे ऐसा लगता नहीं है। ये तो बात हुई चने की, लेकिन अब हमारे साथ गोपाल सिंह जी भरतपुर से फोन लाइन पर हैं। गोपाल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम जी। मैम मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं नेचुरल गैस पे जानकारी चाहता हूँ कि आज मैं नेचुरल गैस पे क्या करूँगा।
आपने कोई पोजीशन ली हुई है गोपाल जी या लेना चाहते हैं? जी मैम, मैंने एक लॉट ले रखा है 223 पे। ओके, 223 पर नेचुरल गैस में खरीदारी की हुई है। प्रियांक, क्या राय है, क्योंकि नेचुरल गैस के भाव यहाँ पर जोरदार बढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 22 महीने के हाईज पर हैं, एक्सपोर्ट अच्छे हैं, प्रोडक्शन कम है, डिमांड बेहतर निकल के आई है, तो उसका फायदा ऑलरेडी हमने प्राइसेस में बनता हुआ देखा है। नो डाउट, जिस तरह से नेचुरल गैस के प्राइसेस अभी भी बाइंग मोमेंटम है, थोड़ा बहुत ओवरस्ट्रेच दिखता है करंट लेवल से, बट स्टिल मेरा मानना है कि ये मोमेंटम अपसाइड की तरफ जारी रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 210 के आसपास का रखना चाहिए। अगर 210 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करना शुरू कर दे तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ 10 to 15 रुपीज ऑन द डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक 210 के ऊपर है, अप ट्रेंड बना रहेगा प्राइसेस में, और एक्सपेक्टेशन है हायर लेवल्स टुवर्ड्स 230 232, ये एक प्रॉफिट लेवल रह सकता है उनके ट्रेड के लिए। तो गोपाल जी, अपनी पोजीशंस आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं। 10-12 रुपए की तेजी यहां से भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसे प्रियांक ने कहा 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना जरूर रखें आप। हमारे साथ अब राजेश जैन जी चूरू राजस्थान से फोन लाइन पर है। राजेश जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार जी मैडम। जी मैडम, ये टर्मरिक में क्या लगता है, क्या पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और नई क्रॉप कैसी है मैडम, इसके बारे में पूछना है। राजेश जी, आप हाजिर में काम करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, और कोई पोजीशंस आपने होल्ड की हैं? हाजिर में मैडम। हाजिर में। हल्दी में इस साल में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है, और यहाँ से क्या क्यों रह सकता है? कैरी फॉरवर्ड और फसल को लेकर राजेश जी जाना चाहते हैं ताकि अपना फंडामेंटल्स के थ्रू मन बना सकें। मनोज जी, क्या राय देंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जहाँ तक कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन है तो 10 वर्ष की तुलना में स्टॉक जो है मार्केट सोर्सेज से जो खबरें आ रही है तो वो कम है, क्योंकि कोरोना को लेकर के भी यहाँ पे हल्दी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर जो है काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ उपयोग हुई थी, तो उसके चलते भी डिमांड अच्छी थी। और क्रॉप में भी कहीं ना कहीं, जैसे महाराष्ट्र के कुछ एरिया में जहाँ अनसीजनल रेनफॉल हुआ था तो वहां से डैमेज की खबरें निकल कर आई थी। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो अभी पॉजिटिव ही बने हुए हैं। मेरा मानना है कि जो मोमेंटम है वो जारी रह सकता है और 6000 के ऊपर कीमतें सस्टेन होना शुरू कर देगी। तो यहाँ शॉर्ट टर्म में 6300 6400 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बाइंग की पोजीशन में बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 6400 तक के स्तर यहाँ देखने को। ऑलराइट, 6000 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर हैं। यहाँ से 300-400 रुपए की बढ़त की और उम्मीद है। तो राजेश जी, आप खरीदारी करके चल सकते हैं, तेजी की उम्मीद आगे है। जैसे मनोज जी ने कहा, फसल कम है, कैरी फॉरवर्ड कम था, एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हुए, और डोमेस्टिक मांग में भी हमने यहाँ पर प्री कोविड लेवल से बेहतर मांग निकलते हुए देखी है, जिसका फायदा यहाँ पर हल्दी ने पिछले कई दिनों और महीनों में भी उठाया है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों की सहायता भी करने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज।